ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वाज योर एग्जाम? संडे का एग्जाम कैसा था आप लोगों का? Was it good, not good? What is the status? मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं आया था, तो कौन सा टॉपिक था? रिप्रोडक्शन था। रिप्रोडक्शन 12th का। ओके, सो आप लोगों का करंट चैप्टर के ऊपर आया था, नॉट ह्यूमन फिजियोलॉजी? नो मैम। सो हैव यू ऑल रेज्ड द इशू कि हमें तो, क्योंकि आपके टॉपिक में एक दिन पहले ही आई गेस ह्यूमन फिजियोलॉजी मैसेज भी आया था आपके ग्रुप पे आई गेस, यस Yes. मैम। तो आप लोगों ने ये इशू रेज किया फिर और नॉट? बिकॉज अगर आप नोटिस नहीं कर पाओगे तो फिर नो वन विल अंडरस्टैंड कि वो मिस्टेक हुई है। ओके, सो आई थिंक गलत क्वेश्चन बैंक अपलोड हो गया होगा आप लोगों के लिए। सो डू वन थिंग, आप लोगों ने फिर एग्जाम दिया या फिर लेफ्ट किया? नहीं दिया मैम। नहीं दिया मैम। ओके, किसी ने भी नहीं दिया है क्या 12th में से? मैम श्रद्धा घुले, प्रिया एंड पंकज ने दिया है। ओके ओके, सो ओके, विल डू वन थिंग, आई डिस्कस विद द मैनेजमेंट टीम की एग्जैक्टली क्या इशू हुआ। और आप में से किसी ने भी इशू रेज नहीं किया, ग्रुप में भी नहीं डाला किसी ने? बिकॉज आप लोगों को हमेशा टेस्ट में एक नंबर दिया जाता है कि अगर कोई इशू है तो यू हैव टू कॉल ऑन दैट नंबर, या फिर आपके कोऑर्डिनेटर्स और काउंसलर्स को कांटेक्ट करना होता है। सो आप लोगों ने किया वो कांटेक्ट उनको? नो? yes or no students? आप ही दोनों हो, you have to reply either yes or no. नो। okay, so okay, let me come, मैं कल जो हमारा बोर्ड का सेशन होगा, let me discuss that time कि exactly क्या इशू हो गया था। okay, I'll start with the kingdom, not kingdom, our next division, that is bryophyta. थैलोफाइटा तक हमने कर लिया था। ब्रायोफाइट्स के मैंने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जैसे कि दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। देन उनके पास राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनके पास पेरेन्काइमेटर सेल्स है। ओके, दे हैव स्टेरियम आल्सो टू रिटेन द मॉइस्चर, इट इज थिक सेल्स। उनका जो जनरेशन है इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन गैमेटोफाइट टू, इट चेंजेस फ्रॉम गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइटिक कंडीशन में, इनके बीच में वो ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। इसीलिए उनके ब्रायोफाइट्स को हम हेटेरोमॉर्फिक भी बोलते हैं, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करते हैं। So today I am going to explain you what exactly gametophyte or sporophyte condition में क्या क्या होता है। So first of all we call them morphologically distinct plants. Why we call them? Because they have two distinct stages. One is gametophyte and one is sporophyte. अभी इनमें exactly डेवलपमेंट वाइज क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं वो देखते हैं। सो पहला जो गैमेटोफाइट है, इसमें क्या होगा, इट इज द डोमिनेंट फेज। ब्रायोफाइट्स के कंडीशन में दिस इज द डोमिनेंट फेज, और इसीलिए गैमेटोफाइट को ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी भी कहते हैं। दे आर द प्लांट बॉडी। अगर याद नहीं थी ये चीज तो याद कर लेना और स्टार मार्क भी कर लेना। सो ब्रायोफाइटा का डोमिनेंट स्टेज इज गैमेटोफाइट स्टेज। दूसरा, इनका मैंने ओवरऑल पेरेन्काइमेटर सेल्स के डेवलपमेंट्स आपको बता दिए कि हाउ द पेरेन्काइमा डेवलप्स। इट डेवलप्स इनटू राइजोइड्स यानी रूट लाइक, इनटू एक्सिस दैट इज स्टेम लाइक, एंड देन फाइलॉइड दैट इज लीफ लाइक। तो इनके फंक्शंस भी वैसे ही होंगे। अभी पेरेन्काइमेटर सेल्स का एक और डेवलपमेंट होगा, दैट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट। अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, यानी कि इनके जो ऑर्गन्स हैं वो दो डिस्टिंक्ट फीचर्स शो करेंगे, दैट इज नथिंग बट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज एंथेरिडियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज आर्कीगोनियम। ये सब तो सुना ही होगा आपने। सो दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। तो ये दो चीजें बनी, इनका बनना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा, एंथ्रेडियम यानी इनका जो मेल गैमेट है, दे विल प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड्स।
and they will produce egg. ओके, उसके अलावा अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये दो चीजें बनेंगी. अब इनके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इट इज जैकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. व्हाई आई एम सेइंग जैकेटेड, मतलब इनके ऑर्गन्स के ऊपर कुछ स्टेराइल सेल्स का कवरिंग होगा ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ जैकेट. हम जैकेट क्यों पहनते हैं? फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर. तो वही चीज यहाँ भी हो रही है. इट मीन्स कि कुछ स्टेराइल सेल्स कवर कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को. ये आपके एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है. तो ये तो हो गई एक चीज. दूसरा, गेमेटोफाइट में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, इनका एंथ्रेडियम तो ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन, बट इनके आर्केगोनियम इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए. क्यों इनका आर्केगोनियम इंपॉर्टेंट है? द रीजन इज उनका उनका स्ट्रक्चर. उनका जो स्ट्रक्चर है वो ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज होने वाला है. यानी गेमेटोफाइट मीन्स कि एंड में जब यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे और उनका सिंगैमी हो जाएगा तो उसी मोमेंट से वो प्लांट किस में चला जाएगा? इन स्पोरोफाइट कंडीशन में. तो जब स्पोरोफाइट कंडीशन है तो बेसिकली उनका आर्किगोनियम में चेंजेस आने वाले हैं. यानी आर्किगोनियम मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होने वाला है. दैट इज द रीजन यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्शन की बात की जा रही है. ओके, सो बेसिकली इनका जो आर्किगोनियम है वो दिखता कैसा है? इट हैज लॉन्ग नेक एंड देन थिक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, मींस थिक बॉटम. तो बेसिकली आर्किगोनियम का जो शेप है समवेयर लुक लाइक फ्लास्क. तो दिस रीजन, दिस नेक रीजन, इसको हम बोलेंगे नेक, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नेक कनाल सेल्स. ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. दूसरा, जो बॉटम रीजन है उसको हम बोलते हैं वेंटर, और इसी वेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एग. तो जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. तो इस केस में जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो एंथ्रोजॉइड स्विम करके कहाँ पे आएंगे? नेक रीजन तक आएंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. इसको स्टार मार्क कर लो आप लोग. आर्किगोनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहली चीज जैकेटेड. दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनका फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर. ओके, देन ये तो हो गया गैमेट फॉर्मेशन होगा. गैमेट के बाद यहाँ पे एंड में क्या होगा? सिंगैमी. एंड इनका यही है. सिंगैमी होते ही ये चीज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? टुवर्ड्स स्पोरोफाइटिक कंडीशन. अभी स्पोरोफाइटिक कंडीशन यानी शुरुआत इसकी हम कहाँ से करेंगे? जाइगोट से शुरुआत करेंगे. सो इट मीन्स वी हैव जाइगोट इन आवर हैंड. अभी दो गैमेट्स मिलेंगे तो सबसे पहली चीज जाइगोट ही होगी. तो जाइगोट का क्या होगा? डेवलपमेंट. इट मीन्स जाइगोट का डिविजन. बिकॉज यू ऑल आर स्टडिंग रिप्रोडक्शन पैरेलली, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो जाएगा समझने में. अभी डिविजन इट मीन्स क्लीवेज फॉर्मेशन. तो इनका जो फर्स्ट क्लीवेज फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स सपोज दिस इज अ जाइगोट, तो इनका जो फर्स्ट क्लीवेज फॉर्मेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसवर्स क्लीवेज. सो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर, ट्रांसवर्स क्लीवेज. आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ऑफ द नीट पर्सपेक्टिव. ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. अभी ये जो इनमें ट्रांसवर्स क्लीवेज हो गया तो हमारे पास क्या बन गया? एक आउटर स्ट्रक्चर और एक इनर स्ट्रक्चर. तो जो आउटर स्ट्रक्चर है ना, इसी का डेवलपमेंट होता है फर्दर. सो दैट इज वन एक्स्ट्रा पॉइंट. देन ये जिस चेंबर में है, इट मींस ये जो पार्ट है द वेंटर पार्ट. अभी ये जो वेंटर पार्ट है दैट इज गोइंग टू डेवलप और मॉडिफाई इनटू स्पोरोगोनियम. स्पोरोगोनियम क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाइगोट में मल्टीपल मियोटिक डिविजन्स होंगे बिकॉज जाइगोट इज 2n और इनका मियोटिक डिवीजन होगा फॉर मेकिंग स्पोर्स. तो बेसिकली ये जो पूरा पार्ट है दैट इज गोइंग टू फॉर्म स्पोरोगोनियम. स्पोरोगोनियम के अंदर क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स.
ठीक है, कैसे प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स होगा? विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। अभी ये तो हो गया, यानी ओवरऑल आपका जो स्ट्रक्चर है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इनटू स्पोरोफाइट कंडीशन। यानी स्पोरोफाइट कंडीशन में कन्वर्ट होने के लिए इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे आर्किगोनियम को मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, और इनके मॉडिफाइड वर्जन को बोलते हैं, मींस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज फुट, सेटा एंड कैप्सूल। अभी वो दिखता कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। मींस इनका जो स्पोरोफाइट है वो इन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सो दिस इज फुट पार्ट, सेटा यानी लॉन्ग स्टॉक, एंड कैप्सूल इज योर स्मॉल चेम्बर। फुट रीजन पे क्या होगा? मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस सेल्स, एंड दिस रीजन, यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो आफ्टर मैच्योरेशन, जब ये कैप्सूल मैच्योर हो जाएगा, तब ये चीज बर्स्ट आउट होगी और वो स्पोर्स क्या हो जाएंगे? आसपास डिस्पर्स हो जाएंगे, एंड दे विल जर्मिनेट अगेन द न्यू प्लांट, और फिर से किस में चला जाएगा? गैमेटोफाइट कंडीशन में चला जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड? आप लोगों को ये बात समझ में आई, ये दोनों कॉन्सेप्ट अबाउट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. shall I change the slide? Yes, ma'am. ओके, सो बेसिकली लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि ब्रायोफाइटा जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। मतलब या तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कोई अपीयरेंस है, या फिर उनकी ओवरऑल बॉडी का अपीयरेंस है। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। वन वाज लिवरवोर्ट्स, हॉर्नवोर्ट्स एंड मॉसेस। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो मैं फर्स्ट कैटेगरी लेती हूँ, दैट इज लिवरवोर्ट्स। इनको मैं इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लिवरवॉर्ट्स का दूसरा नाम क्या है? हिपैटोकॉक्सिडा। इसको हम लिवरवॉर्ट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनका जो बॉडी है इट लुक लाइक लिवर। बॉडी, प्लांट बॉडी, एक्चुअली प्लांट बॉडी अपीयर एज लिवर। पहला चीज तो ये। दूसरा, ज्यादा नहीं, 2 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम हर ग्रुप का पढ़ेंगे। दे एक्चुअली लिव इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट, या कह लो मार्शी लैंड में ये ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सो इनका हैबिटेट इज मार्शी लैंड। पहली चीज तो ये। दूसरा, इनका ओवरऑल बॉडी, इनके पास कोई डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, तो इनकी बॉडी को भी आप क्या बोलोगे? थैलस, यू कैन कॉल इट। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इनके पास भी एक मॉडिफिकेशन होता है, दैट मॉडिफिकेशन इज नथिंग बट राइजोइड्स। क्योंकि ब्रायोफाइटा है तो ओवरऑल आपको पता ही है। तो इनके पास क्या है? राइजोइड्स, बट इनका राइजोइड्स जो होता है इट इज यूनिसेल्युलर। ओके, ये एक चीज हो गई। दूसरा, इनके पास एक्चुअली जब ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, तब एक चीज, एक मॉडिफिकेशन कह लो, या फिर क्या बोलते हैं कि जर्मिनेट करते हैं ये गैमा। गैमा मींस एक स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कि असेक्सुअल स्पोर्स होंगे फॉर वेजिटेटिव, फॉर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो दैट इज गैमा। सो फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे हैव गैमा कप। ये आपको याद रखना है, गैमा कप। और गैमा कप के अंदर क्या होगा? गैमेज यानी असेक्सुअल स्पोर्स, और इनका फर्दर क्या होगा? डेवलपमेंट और स्पोर जर्मिनेशन। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अगेन इनका भी स्पोरोफाइट जो होगा दैट इज फुट, सेटा, कैप्सूल, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। जो ये चीज मैंने बताई इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ब्रायोफाइट्स। मैं बस इनका क्लासिफिकेशन बता रही हूँ बेस्ड ऑन देयर फ्यू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनके एग्जाम्पल्स। इनका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, दैट इज वन इज पीलिया, पोरेला, रिशिया एंड मर्चेंटिया। अभी देखो पीलिया कैसे याद रखोगे? हिपैटो वर्ड मीन्स हेपेटाइटिस, यानी हमारा हिपैटिक सेल्स और मे बी लिवर,
और लिवर में सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज जॉइंटिस, जिसको हिंदी में हम पीलिया बोलते हैं। सो अगर आपको कॉमनली इनको याद रखना है, यू ऑल कैन यूज दिस वर्ड प्रेम। हमारे लिवर को बहुत प्यार से रखना भी चाहिए बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। सो पी से इधर पीलिया और पोरेला, आर से रीशिया, एम से मर्जेंटिया। सो इस तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रहेंगे हमेशा। ओके, अंडरस्टूड टिल लिवर बोर्ड्स? यस मैम। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है अबाउट हॉर्नबोर्ड्स। हॉर्नबोर्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं? एंथोसीरोटॉक्सिडा। अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना नहीं है, बस यही कि इनका नाम क्यों है ऐसा, बिकॉज दे हैव हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट्स। यानी जैसे ही स्पोरोफाइट कंडीशन में ये इंडल्ज हो रहे हैं तो इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर इज हॉर्न लाइक। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एंथोसीरोटॉक्सिडा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज एंथोसीरोस। अभी ये एग्जाम्पल तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, कहीं आया तो समझ जाना कि ये किस में है। सो एंथोसीरोस के पास ना, इसके जो सेल्स हैं, इट रिजेंबल्स बेसिकली एल्गल थैलस। ये थोड़ा सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान रखना है। दो ये ब्रायोफाइटा है, बट स्टिल एंथोसीरोस का जो बॉडी है वो एल्गल थैलस की तरह दिखता है। मींस ऐसा दिखेगा कि वो एल्गी है, बट एक्चुअली वो ब्रायोफाइटा है। सो दैट इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं, एंथोसीरोस तो हो गया, देन डेंड्रोसीरोस, देन फियोसीरोस। एंथोसीरो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, दैट इज नोटोथाइलस। ये हो गया आपके 4 एग्जाम्पल्स। सो आई एम गिविंग यू 3 to 4 एग्जाम्पल्स इन ऑल द कैटेगरीज, नथिंग एल्स। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको ऑलरेडी पता है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट कंडीशन ऑलरेडी पता है। ओके, अंडरस्टूड? शैल आई चेंज द स्लाइड? Yes, ma'am. यस मैम। हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज मॉसिस। मॉसिस को हम क्या बोलते हैं? ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा इनका नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज दे आर, कह लो कि दे आर द इरेक्ट ब्रायोफाइटा। यानी ये एडवांस प्लांट्स की तरह रिजेंबल करना शुरू कर देगा, और कह लो, और सिंपलर वर्ड में यू कैन से कि दे आर द हायर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा। सो यू कैन राइट हियर हायर मेंबर of bryophyta. That is one thing, and they are part of erect plant also, क्योंकि इनके पास जो मॉडिफाइड लीव्स, मॉडिफाइड स्टेम एंड मॉडिफाइड रूट्स हैं वो काफी प्रोमिनेंट है और डेवलप्ड है। दूसरा, इनका भी डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। सो बेसिकली इनका जो गैमेटोफाइट है वो 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट है यंग गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। आई होप आप लोगों ने किसी न किसी एमसीक्यू में ये वर्ड तो देखा ही होगा। सो प्रोटोनीमा को बोला जाता है यंग और जुवेनाइल गैमेटोफाइट। पहली चीज तो ये। दूसरा इनका स्टेज होता है दैट इज लीफी स्टेज। लीफी स्टेज 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। वन इज एक्सिस। अभी एक्सिस तो आप समझ गए कि एक्सिस का मीनिंग क्या है। सेकेंड इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इनके लीफी स्टेज जो है वो 2 चीजों से बना है। वन इज एक्सिस यानी स्टेम लाइक, एंड लीफ लाइक, ये 2 चीजें हो गई। दूसरा, इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ये क्लस्टर्स में प्रोड्यूस होते हैं। इससे पहले तक आपने क्या देखा कि नॉर्मल 1 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन रहे हैं, बट इनके केस में क्या है, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, they actually produced in clusters.
ये चीज अभी क्लस्टर्स में बनने के बाद ऑफ कोर्स ये गैमेट बनाएंगे, गैमेट के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, फ्यूजन के सिनगेमी होगी, जाइगोट होगा, स्पोरोफाइट होगा, एंड स्पोरोफाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडिफाई, दैट इज इनटू फुट, सेटा एंड कैप्सूल, जो भी हमने डिस्कस किया. So this will be the modifications. Okay, then about their examples. So very famous example is Funaria. MCQ solve किए होंगे, I'm sure last year भी पढ़ा होगा. Funaria, then Polytrichum and Sphagnum. ये तीन most common examples जो पूछे जाते हैं. Okay, understood about mosses? Very easy. Yes, ma'am. Okay, अब मैं slide change करूं? Yes, ma'am. ओके अब दूसरी चीज ये इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. ब्रायोफाइटा का वैसे इतना ज्यादा क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है. मींस कभी कभी पूछ लिया जाता है अबाउट देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. थैलोफाइटा का तो बहुत ज्यादा है कि न्यूट्रिशन रिसोर्सेज के लिए यूज किया जाता है, देन फूड बेवरेजेस प्रिपरेशन के लिए, बहुत सारे डेजर्ट प्रिपरेशंस के लिए लाइक अगार जेल और ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं. बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए थैलोफाइटा यूज किया जाता है. बट ब्रायोफाइटा का इट हैज वेरी लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. मीन्स कमर्शियलाइज इतना नहीं हो सकता, इनमें इतना कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं अभी तक फाइंड किया गया जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो और किसी चीज में. बट एक चीज है, स्पैग्नम जो है दैट इज द मॉस, एक्चुअली ये यूज होता है इन शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल जैसे फ्लैश, मीट, बीफ या फिर जो बिग क्या बोलते हैं नॉन वेज चीजों को रखने के लिए स्पैग्नम का यूज होता है. बिकॉज दे हैव स्टीरियम, स्टीरियम में मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है. तो इससे क्या होगा, उसके अंदर अगर कुछ भी रैप करोगे तो वो चीज फ्रेश रहती है. सो दे आर यूज्ड इन शिपमेंट ऑफ, दैट इज जस्ट द एक्स्ट्रा नॉलेज विच आई एम गिविंग, शिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल. ये एक चीज है. दूसरा ब्रायोफाइटा इन जनरल अगर एनवायरमेंटल देखूं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो वो ये है कि ये सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है और मोस्टली जो मॉसेस हैं ये रॉक डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं. ओके, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो दे आल्सो अगर इकोलॉजिकल में देखूं तो दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन and they decompose rock into soil. It is done by basically mosses. I hope आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा in 9th और 10th standard. So ये सारी चीजें little bit extra information related to bryophyta. Okay, shall I move on? Shall I switch to pteridophyta? Any doubts? Anyone? Arun, you have joined little late. Any doubts? Okay, yes or no, students? Please respond fast so that I can move on. No, ma'am. Okay, so next is pteridophyta. बेसिकली टेरिडोफाइटा मींस कि थोड़े से एडवांसमेंट, यानी जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट सब फाइलम क्रिप्टोगेमी के बारे में देखा था उनका लास्ट कैटेगरी है, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है. सो टेरिडोफाइटा यानी ये थोड़े से मॉडर्न प्लांट्स हैं. इनमें एक बहुत ही न्यू मॉडिफिकेशन हो गया, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल. नॉट वेल डेवलप्ड, इतने ज्यादा हायर प्लांट्स की तरह रिजेंबल नहीं करते, बट स्टिल इनके पास एक वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया. So first important चीज जो इनके पास है that is presence of vascular system. Vascular system का रोल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन.
दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल इनका। मेजर इनके फूड, मिनरल्स, वाटर, ये चीजें एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। यानी इनके पास एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। अगर इनके पास वस्कुलर सिस्टम है मतलब दूसरे पार्ट्स भी डेवलप्ड है। सो दे हैव वेल डेवलप्ड और वेल डिफरेंशिएटेड, नॉट डेवलप्ड, वेल डिफरेंशिएटेड root, stem and leaves. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी चीज, इनके पास कुछ अलग अलग चीजें प्रेजेंट है। यानी इनके लीव्स में यू विल ऑब्जर्व वेनेशन। अभी वेनेशन क्या होता है? वेनेशन मतलब कि वस्कुलर टिश्यूज के डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, वैसे ही इनके में वस्कुलर सिस्टम के लिए कनाल्स और वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको भी हम वेन्स बोलते हैं। तो वो चीजें प्रेजेंट है, उसको वेनेशन बोलेंगे। सो प्रेजेंस ऑफ वेनेशन, बिकॉज लीव्स है तो वेनेशन रहेगा ही। ओके दूसरा, आप इनके पास एक और चीज प्रेजेंट होती है। इनके लीव्स का एक और पर्पस है टू प्रोटेक्ट द प्लांट, यानी फोलिएज लीफ बोलते हैं। सो इनके पास ब्राउनिश स्केल्स, यानी इनके जो लीव्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्केल्स। सो दैट इज ब्राउनिश स्केल्स। उसको एक नाम दिया गया है, दैट इज रमेंटा। ये नहीं सुना होगा अब तक, बिकॉज आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने मॉड्यूल देखा है या नहीं, या फिर नीट लेवल के कोई भी रेफरेंस बुक देखी है या नहीं, उसमें जरूर ये चीज मेंशन्ड है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दे दूं, दैट इज द लास्ट पॉइंट फॉर इट। सो बेसिकली सोरी जो वर्ड है, इट इज फॉर द स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया बेसिकली क्या होता है? क्लस्टर के फॉर्म में होता है यहाँ पे, और उनका जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं या जो भी कह लो, उन सारे प्रोसेसेस को सोरी बोला जाता है। ओके सो डेवलपिंग स्पोरेंजिया which forms, और कह लो which present in clusters. Why I am giving? Reason is क्वेश्चन में ये वर्ड आएगा, क्वेश्चन में ये वर्ड आएगा। ओके तो आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा कि ये चीज आपने कहाँ पढ़ी है, या फिर आप ध्यान ही नहीं दोगे तो कभी आप नोटिस भी नहीं करोगे कि टेरिडोफाइटा इंपॉर्टेंट भी है। सो दैट इज व्हाई मैं आपको ये चीज अभी से ही बता रही हूँ। ओके देन इसके अलावा इनके क्या बोलते हैं कि जो स्पोरेंजिया है, बेसिकली स्पोरेंजिया को नया वर्ड दिया गया है, स्पोरोफिल्स। सो यहाँ पे टेक्निकल वर्ड इज स्पोरोफिल्स इंस्टेड ऑफ स्पोरेंजिया। ये आप ध्यान रखना। तो कभी कभी पूछते हैं स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन, एंड 4 ऑप्शंस देंगे जिनमें से एक ऑप्शन टेरिडोफाइटा का होगा। एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड, आपको लगेगा कि स्पोरेंजिया तो सब में पढ़ा है, स्पोरोफिल्स तो सब में पढ़ा है, बट यहाँ पे टेक्निकली स्पोरेंजिया को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। ओके ये एक चीज हो गई। ये भी स्पोरोफिल्स यानी कॉम्पैक्ट और क्लस्टर स्ट्रक्चर, और मल्टीपल स्पोरोफिल्स को हम बोलेंगे सोरी। ओके ये एक चीज। दूसरा, इनके पास एक इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, दैट इज प्रोथैलस। प्रोथैलस इज इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में भी सबसे ज्यादा आता है। दे आर फोटोसिंथेटिक थैलॉइड। ये इसको आप स्टार मार्क कर लेना। दिस इज फोटोसिंथेटिक थैलॉइड, यानी इसका मेजर फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस, फूड प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ओके ये एक चीज है। दूसरा, इनके मैक्सिमम जो इफ आई टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, तो मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं यानी मैक्सिमम टेरिडोफाइटा आर होमोस्पोरस। सो मेजॉरिटी आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल spores या फिर asexual spores, everything is going to be of same size and shape, that is homosporous. But हेटेरो भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि माइनॉरिटी को काउंट करना है, क्वेश्चन माइनॉरिटी पे आता है। तो हेटेरोस्पोरस कौन कौन है? सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
जो स्टार मार्क मैंने किया हुआ है इट मींस कि वो चीजों पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, बाकी चीजें तो इजी हैं, इट इज वेरी कॉमन एंड क्या बोलते हैं कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड आई थिंक, बट जो स्टार मार्क ये है वो न्यू चीजें हैं जो टेरिडोफाइटा का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, please explain Ramenta again. Ramenta basically brownish scales, or I will write here modified leaves. So basically कुछ leaves होते हैं जो scale form में खुद को modify कर लेते हैं, थोड़े से tough और rigid हो जाते हैं as compared to green leaves. The reason is protection. इनको मे बी स्पोरेंजिया यानी स्पोरोफिल्स को प्रोटेक्ट करना होगा, या फिर एनी पार्ट कुछ और, या फिर ग्रीन लीव्स को प्रोटेक्ट करना होगा। सो बेसिकली उस प्रोटेक्शन के लिए इस टाइप के ब्राउनिश स्केल्स बन जाते हैं, दैट इज नथिंग बट द लीफ मॉडिफिकेशन एंड वी कॉल देम रेमेंटा। अंडरस्टूड नाउ? Okay, ma'am. मैम ये सोरी मतलब कौन से क्या? No, that is your sporophylls. Sporangia पता है जहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, that is nothing but your sporangia, right? तो sporangia को ही टेरिडोफाइटा के केस में बोल रहे हैं स्पोरोफिल्स, एंड वो स्पोरोफिल्स टेरिडोफाइटा में क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, यानी नॉट वन, इट इज प्रेजेंट इन मल्टीपल नंबर्स, मोर देन 1 2 3 4 इनके क्लस्टर्स होते हैं, दैट क्लस्टर इज नोन एज सोरी। ओके मैम यस आप फिर से रिपीट कर सकते हो? यस मुझे बस ये खत्म करने दो, देन आई विल टेल यू आपका कितना मिस हुआ है। Excuse me, ma'am. हम्म मैम मॉड्यूल में दिया है कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो उनको स्ट्रॉबेरी और कोन्स कहा जाता है। right, you can call them strawberry and cones also, but मैं आपको बहुत डीप बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज नहीं दे रही। द रीजन इज आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको डाउट होते जाएगा, सो द ओनली मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे रही हूँ। सो बेसिकली जो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरेंजिया की जगह हम यहाँ पे स्पोरोफिल्स टर्मिनोलॉजी लेते हैं, और जब वो क्लस्टर फॉर्म में है तो उनको कोन्स या स्ट्रॉबेरी भी बोल सकते हो, बट जब ये डेवलपिंग स्टेज में रहते हैं और उस क्लस्टर फॉर्म में रह रहे हैं तब उनको आप सोरी बोल रहे हो। ओके, आई पर्पसली नेवर डिडंट टेल यू दैट पार्ट, क्योंकि बहुत सारे न्यू नेम्स हो जाएंगे फिर वन बाय वन एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल एवरीथिंग, सो इट्स बेटर टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज फर्स्ट। ओके, देन स्लोली एंड स्टेडीली जब हम रिविजन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप फिर से चीजें इनकाउंटर करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा फिर। ओके ओके मैम। पंकज आपका कितना मिस हुआ है, मे आई नो? मैम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आधा। ओके सो बच्चे क्योंकि काफी टाइम हो गया, अगर मैं फिर से सब रिपीट करूंगी तो पुराना सब चला जाएगा, यू आर ऑलरेडी लेट। ओके सो लेट मी जस्ट फिनिश, ये टेरिडोफाइटा मुझे पूरा फिनिश करने दो, देन आई विल रिपीट वन मोर टाइम जो पुराना टॉपिक है। ओके मैम। मैम ये लेक्चर आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर कब डालोगे? मुझे 1 घंटे का टाइम दो, जैसे ही मुझे YouTube का लिंक फटाफट मिल जाता है तो मैं डाल दूंगी, इफ नॉट तो कल अर्ली मॉर्निंग तक आ जाएगा आपके पास। ओके मैम। ओके, इफ यू वांट तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक आपको दे सकती हूँ। ओके मैम, चलेगा। ओके सो यस, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। शैल आई चेंज द स्लाइड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सो बेसिकली ये थे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके टेरिडोफाइटा से रिलेटेड। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक इम्पॉर्टेंट थियोरी कह लो या सिस्टम कह लो जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, which was discovered or first noticed in Teridophyta. It was given by Von Thedam and Dolliot. I will write the name. प्रोनाउंस आपको जैसे करना है वैसे करो, बट उनका नाम देखकर समझ में आ जाना चाहिए। दे गेव वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द स्टेलर सिस्टम और स्टेलर थ्योरी कह लो। स्टेलर सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया और बेसिकली कह लो स्टेलर थ्योरी दी, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अभी अब बोलोगे ये क्या है? जो स्टेलर थ्योरी है ना, दैट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टील ऑफ द प्लांट। अगर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्पेशली एनाटॉमी थोड़ा बहुत भी अगर याद आ रहा है तो जो स्टील है प्लांट का, दैट इज द सेंट्रल पार्ट, यानी आपके प्लांट का
सबसे सेंट्रल पार्ट जो होता है दैट इज स्टिल, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर प्लांट का पेरिसाइकिल, देन पिथ, और देन मे बी वस्कुलर सिस्टम, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं प्लांट की। ओके, सो दैट इज द सेंट्रल पार्ट। यानी जितने भी एक्शंस, जो मेन एक्शंस करते हैं प्लांट में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे मैकेनिकल सपोर्ट हो, वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं स्टिल में। ओके, तो व्हाट दे सेड कि बेसिकली उन्होंने ये बोला कि जो रूट एंड स्टेम का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यानी जो प्राइमरी डेवलपमेंट है, उस चीज में भी स्टिल का इंपॉर्टेंट रोल है। यानी जो प्लांट का सेंट्रल पार्ट है, वो किसी भी प्लांट में या फिर किसी भी स्पीशीज में उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर डेवलप करवाने में बहुत हेल्प करता है। ये एक चीज उन्होंने बोली। पहले इट वॉज दैट एवरीवन हैड मेड द परसेप्शन कि जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो ओरिजिनल मींस ओरिजिनेट ही अलग अलग होते हैं। बट लेटर ऑन जब डिस्कवरीज हुए और इनकी भी थियोरीज और स्टेलर सिस्टम देखा गया, तब पता चला कि एक्चुअली टेरिडोफाइटा में भी वही चीजें हो रही हैं जो कि हायर प्लांट्स में हो रही है। यानी इनका भी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है और इनकी जो स्टेम एंड रूट की सिमिलैरिटी, इनकी जो डेवलपमेंट है, इट इज वेरी सिमिलर टू द सेंट्रल पार्ट, मींस जो हायर प्लांट्स के सेंट्रल पार्ट है उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। तो ये चीजें उन्होंने बेसिकली बताई कि जो टेरिडोफाइटा है उनमें भी स्टील सिस्टम है। पहली चीज, दे हैव स्टील, पहला पॉइंट उन्होंने ये दिया। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड रूट इज वेरी मच सिमिलर टू द स्टील सिस्टम। प्राइमरी स्ट्रक्चर of stem and root is similar to the central part के। यानी आप टेरिडोफाइटा की एनाटॉमी को हायर प्लांट्स की एनाटॉमी से अलग नहीं कर सकते। इट इज सिमिलर, डेवलपमेंट इज सिमिलर, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। इनमें भी मेरिस्टेमेटिक डिविजन्स हो रहे हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन फर्स्ट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद यानी प्राइमरी डिफरेंशिएशन एंड देन सेकेंडरी डिफरेंशिएशन हो रहा है, दैट इज रिलेटेड टू देयर फंक्शंस। उनका फेट जो डिसाइड होता है दैट इज देयर सेकेंडरी डिफरेंशिएशन। सो वो सारी चीजें जो आप हायर ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी में पढ़ रहे हो, इन शॉर्ट वो सब कुछ टेरिडोफाइटा में भी अप्लाई होता है। सो दिस इज द वन स्मॉल थियोरी विच is given by these two scientists। अभी आपको क्या ध्यान रखना है वो बता रही हूँ। आपको ध्यान रखना है इन साइंटिस्ट का नाम, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। इन केस बहुत रेयरली एनकाउंटर किया होगा इनके नाम के बेसिस पे क्वेश्चंस, बट इन केस अगर पूछ लिया सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बस इन शॉर्ट हायर प्लांट्स के सेंट्रल पार्ट से टेरिडोफाइटा के डेवलपमेंट को कंपेयर किया था। दैट इज इन शॉर्ट। एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, यस मैम। अभी इनके भी क्लासिफिकेशंस हैं, यानी टेरिडोफाइटा को भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में हमने कैटेगराइज किया हुआ है। दैट इज बेसिकली योर 4 क्लासिफिकेशंस। बट आपको इन डेप्थ कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ना नहीं है, बट नॉलेज होनी चाहिए कि वो नेम कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल भी मैं साथ ही साथ लिख रही हूँ, दैट इज साइलोटम। Second is Lycopsida। Lycopsida का एग्जाम्पल दे रही हूँ Selaginella। Third is Spinopsida। इसका एग्जाम्पल है Equisetum। Then fourth is Pteropsida। Example is Dryopteris और Simply Teres। ये 2 एग्जाम्पल्स। तो इससे क्या हुए, आपको टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल भी पता चल गया, बट स्टार मार्क जिनको कर रही हूँ
दे आर द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिलेजिनेला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ड्रायोप्टेरिस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब आपको करना क्या है, आज जाना है, आपकी मॉड्यूल खोलनी है। जिन्होंने आज तक नहीं खोली, कभी देखा भी नहीं है, प्लीज ओपन योर मॉड्यूल and read about Silaginella and Dryopteris. आपके मॉड्यूल में इन डिटेल दिया हुआ है about Silaginella and Dryopteris. Okay, just read about it and tell me अगर आपको कोई डाउट है after reading the theory. बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू हैव नाउ कि टेरिडोफाइटा एक्चुअली क्या है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। बट उनके वन ऑफ द स्पीशीज के बारे में इन डिटेल अगर आप पढ़ोगे तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो एस्टेब्लिश होगा। एंड यू टेल मी आपको उनके बारे में जो लिखी हुई बात है वो समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो ये एक चीज आपको करनी है। सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज टू रीड अबाउट Dryopteris and Silaginella. Okay, this is your first homework. Yes. मैम इनके सिर्फ एग्जांपल दिए, बाकी कुछ नहीं दिया है मॉड्यूल में। यस मैम। मॉड्यूल में नहीं है, मींस कौन से ईयर का मॉड्यूल है आपके पास? 2022। 2022। ओके, सो मैं काम करती हूँ, मेरे पास जो मॉड्यूल है आई विल सेंड यू। ओके, या फिर उनके पेज के स्क्रीनशॉट में आपको भेजती हूँ। आई विल कंपेयर दोनों ईयर्स के मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है, देन मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ उसके टू रीड अबाउट इट। ओके ओके मैम। ओके, सो दिस विल बी योर होमवर्क। जिनके पास ऑलरेडी है देन यू नो कि आपको क्या करना है, देन आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास नहीं है, यू प्लीज फॉलो द मॉड्यूल व्हिच आई एम सेंडिंग यू। ओके, सो दिस इज अबाउट टेरिडोफाइटा। ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड? मैम यस। एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए कोई ट्रिक है? इनके लिए आई डोंट, नथिंग इज, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। इससे पहले वाले के लिए तो मैंने दे दिया था। करंटली मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास एक्चुअली लिस्ट है बहुत सारे निमोनिक्स के, आई विल सेंड, बिकॉज वी रिपीट द एग्जाम्पल्स मेनी टाइम। हम हर क्लास में एग्जाम्पल्स इतना रिपीट करते हैं कि निमोनिक्स हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, एग्जाम्पल्स ईजी रहता है याद रखना। ओके, सो आई विल प्रिपेयर एंड आई एम प्रिपेयरिंग ऑल्सो। अगर मेरे पास कुछ अभी है रेडीमेड, देन आई विल सेंड यू। ओके, मैं कोई पीडीएफ वगैरह या पीपीटी आपको भेज दूंगी। ओके मैम। Okay, shall I change the slide? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, next हमारा fourth division is gymnosperm. Gymnosperm का नाम, gymnosperm आया है दो वर्ड से। gymnos means naked and sperma means seed. तो पहले तो ये चीज आपको पता चल गई कि they are famous for naked seed. दूसरी चीज, and why naked seed? क्यों बोल रहे हैं इनको नेकेड सीड? द रीजन इज कि इनका जो ओव्यूल है इट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ओके, दैट इज द मेन रीजन। ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। तो अगर वो इनक्लोज्ड नहीं होगा, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है एंड उसके आसपास एंडोस्पर्म क्या बनाता है, थिक पल्पी लेयर बनाता है फॉर न्यूट्रिशन, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर सीड विल बी ओपन कंप्लीटली, एक्सपोजिंग द एनवायरमेंट। तो उस चीज की वजह से इसको नेकेड सीड कहते हैं। दूसरे कुछ इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबको पता है। जिम्नोस्पर्म्स आर नोन एज evergreen plants also. I think everyone knows that. दूसरा, इनका जो overall nature है it is perennial. Everyone understands perennial का meaning क्या है? Yes ma'am. They can live for several years. That is perennial. दूसरा, they are woody trees. Woody trees बोल सकते हो, long trees बोल सकते हो, and sometimes ये shrubs भी होते हैं. But basically they are woody in nature. If I talk about the smallest gymnosperm, that is Zamia, and the largest is redwood. किसी ने नाम सुना है? Sequoia. So yes, redwood is Yes, the ma'am. largest, or kalo, sorry, not largest, tallest, the right word.
ओके, ये इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, यहाँ पे भी इनका हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरेशन यानी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन फ्रॉम गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट। बट एक चीज यहाँ पे, एक चीज ये हो गई कि इनका जो स्पोरोफाइट कंडीशन है इट इज गोइंग टू बी डोमिनेंट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोग को करना है, मैंने आप लोग को शायद बताया नहीं, यहाँ पे मैंने डोमिनेंट फेज नहीं बताया ना, तो वो भी आप रीड करो, टेल मी अगर आपको पता चल पा रहा है कि नहीं। Second question, I will tell you. If you are not able to find, then I'll tell you which stage is dominant. Gametophyte और sporophyte, क्योंकि ब्रायोफाइटा का तो मैंने बता दिया आपको, शायद ये नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो अगर आप ये रीड करोगे उसी में आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, सो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कह लो उसी से रिलेटेड है। तो जब आप, जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी वो अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ी थी, तो वो लाइफ साइकिल अगर समझ में आता है तो आपको स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में जो स्पोरोफाइट कंडीशन है दैट इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट वन। ओके, और जो इनका स्पोरोफाइट है, यानी इनके स्पोरोफाइट कंडीशन में क्या चीजें बनेंगी, तीन इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी, प्लांट का रूट, इसका स्टेम एंड देन लीव्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इनके पास क्या है, डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। मैं एनाटॉमिकली नहीं कह रही हूँ, मतलब जो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम के कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। जब एनाटॉमी पढ़ेंगे देन आई विल एक्सप्लेन दैट। सो ये चीज हो गया। दूसरा, इनके जो लीव्स का स्ट्रक्चर, कि व्हाई दे आर एवरग्रीन, उसका आंसर आपको दे रही हूँ। इनके जो लीव्स होते हैं बेसिकली they can actually tolerate the extreme temperature and climatic condition. That is the nature in their leaf. They can tolerate extreme environmental condition. That is the reason कि वो लोग evergreen होते हैं। अभी ऐसा क्यों, कि क्यों उनके लीव्स, यस, इनके लिए उसमें स्टोमाटा नीचे के साइड में प्रेजेंट होता है ना, राइट। एक और रीजन है इसका, इनका जो लीव्स होता है एक्चुअली वो डायमॉर्फिक होता है। डायमॉर्फिक मींस एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, डाई मींस टू, यानी दो टाइप के लीव्स प्रेजेंट होते हैं। पहला इनके पास है एक फोलिएज लीव एंड दूसरा इनके पास है स्केली लीफ। सो बेसिकली जो फोलिएज लीफ होता है ये क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, दे हेल्प, जो लीफ का रेगुलर फंक्शन है ये वो कर रहे हैं। और जो स्केली लीफ है ये क्या कर रहे हैं, स्केल लाइक प्रोटेक्शन, उसी लीफ के ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो सारा का सारा जो टेम्परेचर चेंज, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज, ये सब कौन सह ले रहा है, स्केली लीफ सह ले रहा है। तो इस रीजन की वजह से इनका जो फोलिएज होता है वो लंबे टाइम तक ग्रीन रह पाता है। दैट इज द रीजन कि उनका ओवरऑल जो प्लांट है वो एवरग्रीन अपीयर होता है। दूसरा, इनका जो ओवरऑल स्पोर फॉर्मेशन की वजह से we can call them heterospores. So they are heterosporous in nature, यानी दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, one is going to be male and one is going to be female. अब जो इनके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो बेसिकली उनको हम कोन्स बोलते हैं, यानी इनके पास जो लोअर लेवल पे, यानी बिफोर मियोसिस, गैमीट फॉर्मेशन होने से पहले जो कंडीशन होती है, जो स्पोरिक कंडीशन होगी, दैट इज कोन्स के टर्मिनोलॉजी हमें उनको देना पड़ेगा, दैट इज मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स। ओके, अभी जो मेल एंड फीमेल कोन्स हैं, मेल एंड फीमेल कोन चाहे तो वन प्लांट में, मींस सेम प्लांट में भी प्रेजेंट होंगे और चाहे तो डिफरेंट प्लांट में भी प्रेजेंट होंगे। अगर सेम प्लांट में हुए तो दे आर मोनोशियस और डायोशियस। Does anyone know?
अभी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स किया होगा ना? Dioecious. श्योर? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. मोनोशियस? Monoecious में सिर्फ एक होता है. सॉरी, Different दो plants पे डिफरेंट हुए होते तो हैं. monoecious. हाँ, डिफरेंट प्लांट्स में तो मोनोशियस. ओके, शैल आई चेंज दिस स्लाइड? यस Yes, मैम. Yes, ma'am. सो अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ. दो वर्ड्स आते हैं. पहला आता है, एक वर्ड होता है यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल. दूसरा वर्ड आ जाता है मोनोशियस एंड डायोशियस. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताती हूँ. यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल सिर्फ बॉटनी के पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, इसको एनिमल्स पे अप्लाई नहीं करना. यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल जो है ये फ्लावर के रिस्पेक्ट में दिया गया है. whether the flower is unisexual or bisexual, it means flower is going to be unisexual means कि flower के अंदर क्या present है? Only androecium or gynoecium, either male or female. Bisexual means flower has both both the reproductive organs, that is androecium and gynoecium. एक part. दूसरा मोनोशियस एंड डायोशियस जो है वो प्लांट के रिस्पेक्ट में दिया जाता है. प्लांट के रिस्पेक्ट में इन द सेंस मोनो और डायो हम प्लांट के लिए कहते हैं. अगर एक ही प्लांट में सब कुछ अवेलेबल है, इट इज मोनोशियस. यानी एक ही प्लांट में आपको मेल फीमेल फ्लावर्स और न्यूट्रल फ्लावर्स, या चलो न्यूट्रल आप साइड में कर दो, तो मेल और फीमेल फ्लावर्स जब आपको मिल रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी मोनोशियस. अगर मेल फ्लावर्स अलग प्लांट में, फीमेल फ्लावर्स अलग प्लांट में प्रेजेंट हो, दैट इज डायोशियस. बात समझ में आई? ये क्लियर हुई बात? तो जो हम वर्ड यूज करते हैं, these two words are used with respect to flower, these two words are used with respect to plant. आगे से क्वेश्चन ध्यान से देखना, पढ़ना क्या लिखा हुआ है. अगर मोनोशियस लिखा है, ना ही प्लांट और ना ही फ्लावर लिखा है, ऑटोमेटिकली आपको प्लांट समझना है उसको. अंडरस्टैंड? यस. मैम अर्थवर्म में भी मेल और फीमेल एक ही इसमें प्रेजेंट होता है, तो वो भी मोनोशियस हुआ ना फिर? तो वहां पे हम हर्माफ्रोडाइट बोल देते हैं बच्चे. इसीलिए मैंने कहा ये मैं बॉटनी के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, जूलॉजी में अप्लाई नहीं करना है, एनिमल्स में अप्लाई नहीं करना है. उनके लिए हमने ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी दिया है. हाँ, कॉमन टर्मिनोलॉजी है, दैट इज यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल. दैट इज द कॉमन टर्मिनोलॉजी. तो वह हम किसको बोलते हैं? जिसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. तो यानी ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल बोलते हैं. सिमिलरली ऑर्गन किसके पास है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के पास है, इसीलिए फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल कह रहे हैं. प्लांट के पास, प्लांट क्या है? एक एनवायरमेंट है जिसके अंदर फ्लावर प्रेजेंट है. इट्स अ होल बॉडी जिसके अंदर फ्लावर प्रेजेंट है. प्लांट का पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है. उनका जो डेवलपमेंट है, उनका सर्वाइवल लाइफ प्रोसेस इज वे डिफरेंट देन एनिमल. दैट इज द रीजन कुछ टर्मिनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए अप्लाई होती है और कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए अप्लाई होती है. अंडरस्टैंड? यस मैम. ओके, शांति से आज फिर से ये चीज सोचना है, पढ़ना है, कहीं लिखा है तो. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग. ये दो हैबिट्स आपको रखनी है. रखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे. राइट डाउन, जो भी मैंने कहा वो चीजें लिखो. वो लिखने के बाद आप कंक्लूड करो कि वट एवर आई सेड इज राइट और रॉन्ग. आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, सो यू टेल मी इफ समथिंग इज रॉन्ग. ओके, तो ये एक चीज होगी. दूसरा, मेल एंड फीमेल कोन्स के बारे में हमने बात किया. तो जो मेल होगा और फीमेल होगा, ये दो चीजों को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे. यानी व्हाट एवर इज मेल पार्ट, जो भी चीजें मेल की होती हैं उसको हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, एंड जो भी फीमेल्स की होती हैं दैट इज मेगास्पोर्स. ओके, तो पहली चीज तो ये हो गई कि मेल कोन्स will produce microspores. यानी initially they will produce microspore mother cells. इनमें maturation होगा, meiotic division होगा, reduction होगा, then they will form microspore. and ये microspore further modify होगा तो क्या बनाएगा? pollen grain.
ओके, ये हो गया अबाउट मेल कोन्स। सिमिलरली फीमेल कोन्स के लिए भी they are going to form मैक्रोस्पोर, और सॉरी आप मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर आप बोलो, मेगास्पोर ज्यादा बेटर वर्ड है जो हर जगह यूज होता है। सो यू कैन से मेगास्पोर मदर सेल। फिर इनमें फिर से रिडक्शन डिवीजन होगा, तो ये क्या बनाएंगे, मेगास्पोर बनाएंगे। एंड वो चीज जब फर्दर डिवाइड होगी तो वो क्या बनाएगा, ओवम और एग, जिससे कि पोलन ग्रेन फ्यूज होगा और सिंगेमी होगी। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। तो ये बेसिकली क्या है, दे आर नथिंग बट द गैमीट, ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट। सो ये इनका डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ओके, ये एक चीज हो गई। दूसरा कि जिम्नोस्पर्म्स ही हैं जिनमें कि जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट कंडीशन है वो इंडिपेंडेंट या फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता। इट मींस कि उनकी डिपेंडेंसी हमेशा स्पोरोफाइट से रहती है और हमेशा अटैच्ड रहते हैं। सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू ऑल कैन राइट कि मेल फीमेल एंड मेल gametophyte do not have independent free living existence। ये सेंटेंस रीड करना और बताना कि आपको समझ में आया या नहीं, दैट इज वन थिंग। ओके, दूसरा इनका अब पोलन ग्रेन है तो इनके पास टर्मिनोलॉजी भी आएगी पॉलिनेशन। ओके, यानी प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ पोलन ग्रेन टू द फीमेल गैमेट, दैट इज पॉलिनेशन। अभी बेसिकली इनके केस में जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए अभी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो एयर इज द मेन वेक्टर। सो एयर इज वेक्टर, और अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। दैट इज अ ट्रू टर्मिनोलॉजी जो यूज किया जाता है। दूसरी चीज, अभी इनके पास जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जैसे कि आपने नॉर्मली प्लांट्स में देखा था एज एन एंडोस्पर्म, वही सेम चीज यहाँ भी है। यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट क्योंकि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो इसीलिए इनका एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड एंड प्री फर्टिलाइज्ड, ना ही वो फर्टिलाइज्ड है। यस, अगर एंडोस्पर्म नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी, फिर नरिशमेंट कैसे होगा? नरिशमेंट कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। एंडोस्पर्म इज इंपॉर्टेंट। इनके पास भी एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स में भी एंडोस्पर्म होता है, बट उनका एंडोस्पर्म फ्यूज्ड नहीं होता, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में फ्यूज्ड होता है और वो 3n बना लेते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, वैसा नहीं होता यहाँ पे। ओके, बट न्यूट्रिशन के लिए एंडोस्पर्म इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। अगर नहीं है तो फिर सीड का भी डेवलपमेंट, मींस एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन और उनका डेवलपमेंट भी नहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ओके ओके मैम। ओके, दूसरी चीज, अभी जस्ट बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट वस्क्यूलर बंडल्स, तो यहाँ पे मैं बस उनका एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखती हूँ। सो देयर वस्क्यूलर बंडल्स आर ओपन। ओपन, ओपन का मीनिंग क्या है कि एनाटॉमी अगर थोड़े थोड़ा भी याद हो रहा है तो अगर जिनका वस्कुलर बंडल क्लोज होता है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम खुद से अपना डिवीजन नहीं कर सकते। अगर वस्कुलर बंडल ओपन है मींस उनमें सेकेंडरी ग्रोथ के चांसेस अभी भी होते हैं, वो फर्दर डिवीजन में डिवीजन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ ओपन। ओपन मींस सेकेंडरी ग्रोथ इज पॉसिबल। This is about all about gymnosperms. Okay, क्या करना है, इसको रीड करोगे आराम से घर जाके प्रॉपर, मींस आफ्टर दिस सेशन रीडिंग इज इंपॉर्टेंट बच्चे। और क्या क्या शुरू कर दो, प्लांट किंगडम का आज के सेशन के बाद लेवल 1 मॉड्यूल का लेवल 1 सबका हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप नेक्स्ट सेशन में मिलोगे आप लोगों का क्या रखूंगी मैं, क्विज या फिर आप कह लो क्वेश्चन इंटरैक्शन, जैसे लास्ट टाइम किया था।
अगर कोई आंसर नहीं कर रहा है, इट मीन्स यू हैवंट रेड और यू हैवंट स्टडीड। अगर ऑन कॉल नहीं आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रू चैट मुझे आंसर्स चाहिए, चाहे गलत हो या सही हो। गलत करोगे तो आपको पता चलेगा कि सही क्या है, बट बताओगे ही नहीं, बात ही नहीं करोगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि सही आंसर क्या है। ओके, सो दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आज के सेशन के बाद आप लोगों को लेवल 1 सबको कंप्लीट करके आना है। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम। मैम यस मैम, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा या नहीं होगा फिर? कैम्बियम मतलब हमारा जो ओवरऑल बंडल्स होते हैं उसी को हम कैम्बियम बोलते हैं। सो वस्कुलर बंडल इज नथिंग बट योर वस्कुलर कैम्बियम ओनली। ओके, सो कैम्बियम इज प्रेजेंट। मैम यस मैम इनमें ओवरऑल फ्लावर अब्सेंट होते हैं, फिर इनका कोन Yes. का स्ट्रक्चर कैसा होगा इंटरनली? कोन का इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली बच्चे दे आर व्हाट, दे आर ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ मल्टीपल सेल्स। तो ये राउंड स्ट्रक्चर, और इनको कोन्स किसी रीजन से बोलते हैं बिकॉज दे आर पॉइंटेड। आपको एग्जांपल दूंगी, पाइन्स देखे हैं, हाउ दे लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, और इनके सीड्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं। एनीवन हैज सॉ इट? मूवीज कार्टून्स में आप लोगों ने देखा होगा Yes, ma'am. pines basically. Okay, so this is the structure of pines. अभी देखो, फीमेल, मेल एंड फीमेल कोन्स को हम कोन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके कोनिकल एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ओके, दैट इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा, इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज नथिंग, मतलब मेगास्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम इज नथिंग बट क्लस्टर ऑफ मल्टीपल स्पोर्स, मल्टीपल सेल्स, उनका क्लस्टर और उनका एक्यूमुलेशन। एक और चीज, इनके केस में भी, जिम्नोस्पर्म्स के केस में भी कहीं कहीं कुछ बुक्स में और रेफरेंस बुक्स में आप स्ट्रॉबेरी वर्ड यूज देखोगे कि स्ट्रॉबेरी मेंशन्ड है। यू कैन फाइंड इट इन जिम्नोस्पर्म्स यस आल्सो। मैम। एंड स्ट्रॉबेरी को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ व्हाट? क्लस्टर ऑफ ऑल द स्पोरेंजिया, यानी स्पोरोफिल्स, राइट? अभी जस्ट हमने देखा। तो स्ट्रॉबेरी यानी Yes, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स है, तो यहाँ पे स्पोरोफिल्स की जगह मेल एंड फीमेल स्पोरेंजिया है। तो मेल एंड फीमेल स्पोरेंजिया का क्लस्टर फॉर्म यानी मल्टीपल सेल्स आर aligned together. That is the reason उनको मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी बोला जाता है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी जो आप नोटिस करोगे। सो इनका स्ट्रक्चर, देयर इज नो कांस्टेंट स्ट्रक्चर। सिमिलरली जैसे फ्लावर्स का भी कोई कांस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है ना, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, डिफरेंट कितने एन नंबर्स ऑफ फ्लावर के शेप्स हैं, साइज हैं, कलर्स हैं, ओके, शेड्स हैं, उनके अलाइनमेंट, उनके अरेंजमेंट्स मल्टीपल टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। हाँ, एक बेसिक चीज होती है कि उनके वर्ल्स होंगे और कुछ बेसिक 4 मेजर वर्ल्स और 5 मेजर वर्ल्स आर एस्टेब्लिश्ड, बट उनका इन बिटवीन जो अरेंजमेंट है इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। सिमिलरली इनके केस में भी होता है वैसे। ओके, एंड जिम्नोस्पर्म इज नॉट फ्लावरिंग, देयर इज नो फ्लावर एट ऑल। तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकाल देना, फ्लावरिंग का कॉन्सेप्ट। एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम। मैम फिर हम इनके कोन आइडेंटिफाई कैसे करेगी, ये मेल है या फीमेल है? वो चीज आप बेसिकली विजिबली आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। जिम्नोस्पर्म्स में यही एक चीज है कि आप देखकर नहीं बता सकते। जैसे कि एंजियोस्पर्म्स के केस में आपको ये चीज दिखेगा, मींस प्रॉपरली आपको ओवरी एंड मींस एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो। इनके केस में वो चीज नहीं कर सकते। बस एक ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनका जो मेगास्पोरेंजियम है वो साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू माइक्रोस्पोर्स। That is one of the important characteristics. तो वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। You have to notice it very carefully. जो ट्रू बॉटनिस्ट है वो इसी तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड देन माइक्रोस्कोपिक व्यू एंड डिसेक्शन, लिटिल बिट ऑफ डिसेक्शन। ओके, मैम फिर इनके जिम्नोस्पर्म के जैसा होता है 6 मंथ ये सॉरी बच्चे आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? में डिवीजन होता है क्या स्टिग्मा? नो नो, नॉट एट ऑल। इनके में एक्चुअली मींस द थिंग यू आर सेइंग एंथर और ये सारी चीजें, हाँ एंथर लाइक स्ट्रक्चर है
बिकॉज पोलन ग्रेन्स बन रहे एट द एंड, उनको भी डिस्पर्स होने के लिए एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, ये भी सैक जैसा होता है, उस सैक में जाते हैं, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बर्स्ट आउट होता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है या फीमेल स्पोरेंजिया जो है वहां पे इसको स्टिक होना पड़ता है, फिर उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो ट्यूब से वो उनको रिलोकेट किया जाता है और थ्रू सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स, दे गो टू द एग फॉर फ्यूजन। तो ये इनमें भी वो सेम चीज है, वही चीजें होती है, बट ये चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। वैसे तो मेन फ्लावर्स में भी वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, बट फ्लावर इसीलिए तो एडवांस्ड है कि चीजें डिस्टिंक्ट है उसकी, आप देख सकते हैं, आप मॉर्फोलॉजिकली यू कैन डिटेक्ट इट। व्हाई वी नेवर स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, वी ओनली स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बिकॉज उनके जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज एडवांस्ड, हेंस डिस्टिंक्ट। समझ में आया? Okay, shall I start? Angiosperm, that is our last topic now. तो आज का अपना प्लांट किंगडम भी हो जाएगा। So basically angiosperms मतलब मोस्ट एडवांस्ड डिविजन कह सकते हो आप, यानी मोस्ट एडवांस्ड प्लांट बोल सकते हो आप। किसी को पता है हमारा करंट एरा कौन सा चल रहा है? एनीवन? Anyone from the class? Evolution पढ़ा होगा ना? Cenozoic. Correct. So current era is Cenozoic era, and Cenozoic era is the golden era for angiosperms as well as Homo sapiens sapiens, और कह लो in general mammalia. So basically ये जो current situation है, यहाँ पे angiosperms are currently the most advanced one, और economically and ecologically both, दोनों में ही इंपॉर्टेंस एंजियोस्पर्म्स का है। यानी वो नॉर्मल जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज द हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इनका इन जनरल एनवायरमेंटल बैलेंस, यानी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाइमेटिक कंडीशन, उस चीजों में इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो दैट इज द रीजन की करंट एरा इज द गोल्डन एरा फॉर देम। तो एक तो हो गया मोस्ट एडवांस्ड, प्लस इनका हैबिटेट इज टेरेस्ट्रियल, ये तो चलो कॉमन हो गया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इनका जो सीड है, नाउ देयर सीड इज एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल, सो सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय ओवरी। अभी एनक्लोज्ड सीड्स है, इट मींस इनके पास क्या बनेगा? फ्रूट फॉर्मेशन, दैट इज वन ऑफ द थिंग। देन इनका जो वस्कुलर बंडल है या वस्कुलर टिश्यूज जो है, दे आर द मोस्ट एडवांस्ड। मोस्ट एडवांस्ड भी बोल सकते हो और वेल डेवलप्ड भी बोल सकते हो। वेल डेवलप्ड मीन कंपैरिजन तो हम हमेशा एंजियोस्पर्म से ही करते हैं, तो जो एंजियोस्पर्म में है और बाकी में नहीं है, वही रीजन है कि इनको हम एडवांस बोल रहे हैं। दूसरा, इनके केस में भी स्पोरोफाइट कंडीशन is going to be dominant. Sporophyte condition is going to be dominant. That is one of the point. दूसरी चीज, इनके में आप क्या बोलते हैं कि 6 चीजें, I will list out 3 points जो आप देखोगे कि और किसी प्लांट्स में नहीं मिलता। रूट, स्टेम, लीव्स, ये 3 तो हो गए जो आप टेरिडोफाइटा से देखते आ रहे हो, बट फ्लावर, fruits and enclosed seeds या covered seeds जिनपे कोटिंग हो, ये चीजें आपको और किसी भी डिविजन्स में नहीं मिलेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज दे हैव फ्लावर एंड फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहां से दूसरे जनरेशन का ओरिजिन होता है, तो दैट इज व्हाई ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी फ्लावर इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में पढ़ना भी जरूरी है। सो फ्लावर हैज 2 important whorls, means 4 important whorls, out of which 2 are accessory and 2 are essential. अभी पहले essential ले लेते हैं हम क्योंकि वो important लग रहा है थोड़ा। तो अगर essential है, it means we are talking about which kind of whorls? हमारा stamen and carpel. It means androecium,
एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम को हम दूसरे वर्ड्स में स्टेमेन बोलते हैं एंड गाइनोशियम को कार्पल बोलते हैं। सिमिलरली जो दो एक्सेसरी यानी इसमें एडिटिव की उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट है, प्रेजेंट है वहां पे, सो दैट इज टू, दैट इज सेपल्स एंड पेटल्स। Sepals and petals. Another word we call them calyx and corolla. ये हो गए हमारे रिलेटेड टू फ्लावर। देन इनके पास भी, इनका भी नेचर बेसिकली क्या है, हेटेरोस्पोरस, यानी माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो अब मैं आपको मेल एंड फीमेल स्पोर्स यानी माइक्रो एंड मेगास्पोर्स के बारे में in detail बताती हूँ। Shall I change the slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. पहली चीज हम बात करेंगे मेल के बारे में यानी माइक्रोस्पोर के बारे में। अभी पोलन ग्रेन्स तक कैसे डेवलप हुआ ये आपको पता चल गया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, उसमें मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर्स बनेगा, देन मैच्योरेशन होगा, पोलन ग्रेन बनेगा। बट व्हाट आफ्टर पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन तो बन गया, उसके बाद क्या? तो पोलन ग्रेन के अंदर एक्चुअली दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म में नहीं था। दे हैव टू मेल गैमेट्स प्लस एक डीजेनरेटिंग ट्यूब, ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। डीजेनरेटिंग ट्यूब इन द सेंस जब रिक्वायरमेंट होगी, राइट सिग्नल्स और रिसेप्टर्स मिलेंगे तभी वो प्रोड्यूस होंगे, अदरवाइज दे विल बी हिडन, दैट इज डीजेनरेटिंग। एंड जब वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके बाद वो वापस से अपने आप रप्चर भी हो जाएंगे, एलिमिनेट भी हो जाएंगे, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ डीजेनरेटिंग। सो ये हो गया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, degenerating tube means pollen tube, na? yes, your pollen tube. Then second is about megaspores. अभी मेगास्पोर्स यानी मैं बात कर रही हूँ ओव्यूल की, यानी ओव्यूल में एग्जैक्टली किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले ही ओव्यूल लिख देती हूँ। तो ओव्यूल के अंदर कुछ चीजें बनती हैं, डेवलप होती है। जैसे यहाँ पे दो थे तो अब ओव्यूल है तो कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट होंगे। सो पहली चीज इंपॉर्टेंट है एग, इसका नंबर भी लिख रही हूँ, एक एग होगा। दूसरा सिनर्जिड्स, जिनका काम है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करना और ट्यूब, पोलन ट्यूब को वापस से डीजेनरेट करवाने के लिए सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स। इनका नंबर कितना होता है? 2। देन एंटीपोडल, एंटीपोडल यानी ऑपोजिट पोलर साइड पे दो क्या बोलते हैं कि तीन एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये तो हो गया लोअर रीजन पे, मींस ये एक पोल पे रहता है, ये दूसरे पोल पे। देन एक सेंट्रल पार्ट पे भी सेल्स रहते हैं, दैट इज नोन एज सेंट्रल सेल। कितना हो गया? 1। हाउ मेनी सेल? सेंट्रल सेल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए? 7 7 ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट देयर जेनेटिक नंबर। ये हो गया एग, अब गैमीट है ये तो ये हेप्लॉइड होगा। सिनर्जिड्स कैसे हैं? ये भी हेप्लॉइड होंगे हर चीज, क्योंकि मेगास्पोर्स क्या बना रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल से जब उनका रिडक्शन होता है तब मेगास्पोर्स बनते हैं। उनमें से कुछ डेडिकेट हो जाते हैं एग के लिए, कुछ डेडिकेट हो जाते हैं सिनर्जिड्स, एंटीपोडल एंड सेंट्रल सेल के लिए। तो ये भी हेप्लॉइड, देन ये भी हेप्लॉइड, एंटीपोडल्स भी हेप्लॉइड। सेंट्रल सेल के केस में क्या हो जाता है, इनके पास न्यूक्लियस तो एक ही रहता है बट उनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो कंबाइनली आप उसको 2n बोलोगे। तो टोटल कितने न्यूक्लियस होंगे? 1 न्यूक्लियस, 3, 8 6, 8. So you can call them 7 celled and 8 nucleated, we can call it, right? तो ये हो गए इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो अगर मैं ड्रॉ करने की थोड़ा कोशिश करूं और आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो सपोज दिस इज योर ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बना? सबसे पहले तो एग बनेगा, दिस इज योर एग। उनको सपोर्ट करने के लिए 2 सिनर्जिड्स, सेंट्रल सेल एंड देन एंटीपोडल सेल्स। सो ये हो गया आपका। अभी इनमें एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस।
द पॉइंट जहां से जिस पोर जहां से एक्चुअली पोलन ट्यूब क्या बोलते हैं कि अलाइन होता है और मेल गैमेट एंटर होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, उस ओपनिंग को। तो ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ट्यूब, और ये ट्यूब जो होगा ये डीजेनरेट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मींस काम खत्म होते ही डीजेनरेट हो जाएगा। और कितने गैमेट्स लेके चल रहा है, 2 मेल गैमेट्स लेके चल रहे हैं। ओके, ये तो हो गया मेल एंड फीमेल का अलाइनमेंट। दूसरा, लेट्स डिस्कस अबाउट देयर फर्टिलाइजेशन। ये मैंने जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन का आपको एक स्नैप दे दिया। नाउ नेक्स्ट व्हाट, अभी इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद क्या है कि पहला वाला मेल गैमेट तो इसके साथ तुरंत फ्यूज हो जाएगा, ये तो आपको भी पता है। तो व्हाट कैन यू से कि फर्स्ट मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, और बनते ही क्या बन जाएंगे, जाइगोट, राइट, सिंगेमी हो गई, जाइगोट बन गया। और सिनर्जिड्स क्या हुए, उन्होंने ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है सब लगा दी, तो सिनर्जिड्स भी डीजेनरेट, तो ये वाली चीज गायब, इतना पार्ट क्रॉस। ओके, देन अब ये चीज एंटर हो चुका है, सेकेंड मेल गैमेट जो है वो एंटर हो गया और ये ट्यूब डीजेनरेट हो गया। अभी एंटर होगा तो सबसे पहले उनको क्या मिल गया, उस मेल गैमेट को, दूसरे मेल गैमेट को आपका सेंट्रल सेल। अब क्योंकि सेंट्रल सेल 2n था और ये सिंगल n था, तो टोटल जब पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन होगा तो न्यूक्लियस क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड, एंड दैट विल बी योर एंडोस्पर्म। तो हेंस जाइगोट क्या हो गया, 2n, और एंडोस्पर्म क्या हो गया, 3n, राइट। तो इस 2 टाइम यानी 2 टाइम मेल गैमेट फर्टिलाइज हो रहा है, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो। यस मैम, राइट। और दूसरी चीज, क्योंकि 3 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में 3 न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को सेकेंड वाले फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन बोल सकते हैं, राइट, वी कैन कॉल इट। तो अब से कंफ्यूज नहीं होना, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का मीनिंग क्या है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एक हो गया आपके इसके लिए, नॉलेज के लिए। दूसरा, आफ्टर दिस प्रोसेस, ये सब जब हो जाएगा तब क्या होगा, ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, एंड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पल्प, दैट इज द फ्रूट जो हम खाते हैं। मैम यस, एंटीपोडल क्या काम करते हैं फिर? एंटीपोडल एक्चुअली जब तक एंडोस्पर्म मैच्योर नहीं हो जाता, एंडोस्पर्म के अंदर सारी एनर्जी नहीं हो जाती ना, तब तक क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले तक भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, और जब तक एंडोस्पर्म खुद इस काबिल ना हो जाए कि न्यूट्रिशन सब एम्ब्रियो को दे पाए, तब तक एंटीपोडल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, एंड स्लोली वो डिजेनरेट हो जाते हैं, स्लोली एंड स्टेडीली। उनका काम ही है कि टेम्पररी उनका क्या बोलते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके बाद वो अपने आप डिजेनरेट हो जाते हैं। Okay, everyone understood about it? Everything? This much? यस मैम। Yes, Okay. ma'am. Shall I change the slide? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. अब क्या बन गया, हमारे पास बन गया सीड। अभी सीड ही तो वो चीज है, यानी ओव्यूल सीड में बना है, तो सीड के 3 मेजर रीजन्स होंगे। सीड को आप बोल सकते हैं प्लांट का मिनिएचर वर्जन, क्योंकि इनमें क्या क्या होता है, प्लूम्यूल, देन रेडिकल, एंड देन आपका कॉटिलिडन, राइट। प्लूम्यूल क्या बनाएगा, शूट सिस्टम डेवलप कराने में हेल्प करेगा, रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम डेवलप करवाएगा, एंड कॉटिलिडन ही वो सॉलिडिफाइड एंडोस्पर्म है जो कि बाद में क्या बोलते हैं कि जब तक उनको उनका नॉर्मल कंडीशन नहीं मिलता या फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता, तब तक डॉर्मेंट कंडीशन में कंट्रोल करके रखता है। दैट इज द रीजन कि कॉटिलिडन सबसे बड़े होते हैं, पूरे के पूरे सीड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पेस कौन लेता है, कॉटिलिडन ही लेता है ना। अब कॉटिलिडन के अलाइनमेंट के बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट इज मोनोकॉट, डाइकॉट कह लो, मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं डाइकॉट, एंड देन मोनोकॉट। अगर एक कॉटिलिडन हुआ तो मोनोकॉट, अगर 2 हुआ तो डाइकॉटिलिडन। दैट इज वन थिंग। अब इनके कुछ डिफरेंसेस, इनकी कंपैरेटिव स्टडीज अगर मैं आपको दूं तो इनके कुछ मैं एक पार्ट्स का कंपैरेटिव स्टडी दूंगी। तो जो रूट है डाइकॉट के केस में टैप रूट होता है। टैप रूट मतलब एक थिक सिंगल एक्सिस होगा,
और उसके साथ उसके छोटे छोटे ब्रांचेस फॉर्म होंगे, दैट इज टैप रूट। यहाँ केस में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट। अभी आपको पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी के जोन में चले जाना है और रिकॉल करने की कोशिश करना है। एडवेंटिशियस यानी नो मेन एक्सिस, एवरीथिंग इज ब्रांच्ड। यस, फाइब्रस रूट सिस्टम भी होगा ना मोनोकॉट में? एडवेंटिशियस के अंदर ही एक्चुअली फाइब्रस रूट सिस्टम आ जाता है, सो दैट इज बेसिकली मोनोकॉट का पार्ट है। दूसरा, अभी इनके स्टेम के बारे में, पहला तो रूट हो गया, दूसरा इनके स्टेम के बारे में। सो इनके केस में मोस्टली जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है, डाइकॉट के केस में, ठीक है। मोनोकॉट के केस में इट इज रेयरली ब्रांच्ड, मिलेगा कहीं कहीं बट नॉट सो मच, एक चीज। दूसरा, अभी ये तो हो गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीव्स। एक एक सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। अभी लीव्स जो है, इनका जो है लीव्स का रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कि जो इनकी लीव्स हैं उनमें जो वेन्स फॉर्म हो रहे हैं वो ब्रांच्ड फॉर्म में है, ठीक है। जम्बल्ड अप एंड ब्रांच्ड फॉर्म में वेन्स जा रहे हैं, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। और इनके केस में क्या है, पैरेलल वेनेशन, यानी जो वेन्स हैं उनका अरेंजमेंट जो है दैट इज इन पैरेलल फॉर्म। इट मींस दिस वे, दैट इज पैरेलल वेनेशन। दूसरा, अभी ये तो हो गया अबाउट लीव्स। नेक्स्ट इज अबाउट फ्लावर। इनका जो फ्लावर है दैट इज ईदर टेट्रामेरस और पेंटामेरस, यानी उनमें या तो 4 या फिर 5 पेटल्स होते हैं, दैट इज टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। मोनोकॉट के केस में दे आर ट्राइमेरस, यानी 3 ही पेटल होते हैं उनके फ्लावर में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे हम इतना बहस कर रहे थे, अबाउट देयर वस्कुलर सिस्टम। तो इनका जो वस्कुलर सिस्टम है इट इज कंजॉइंट। आई एम नॉट श्योर अगर आप ये रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। कोलेटरल एंड ओपन। ओपन तो आप समझ गए आप लोग, यहां पे भी कंजॉइंट है, कोलेटरल है एंड क्लोज्ड। अभी क्लोज्ड एंड ओपन तो आप लोग समझ गए, राइट। अब मैं आपको कंजॉइंट एंड कोलेटरल का मीनिंग बताती हूँ। सो बेसिकली सपोज ये आपका एक सेक्शन है, जो ऐसा ही डायग्राम्स हर जगह देखा होगा आपने, कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम। सो बेसिकली सपोज दिस इज जाइलम, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, ठीक है। और ये हमारा कैम्बियम स्ट्रक्चर जहां पे कि प्राइमरी ग्रोथ के सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज योर कैम्बियम। अब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, कंजॉइंट का मीनिंग क्या है। कंजॉइंट का मीनिंग ये है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है दे आर प्रेजेंट एट सेम रेडियस, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजॉइंट। इट मींस जाइलम एंड फ्लोएम एट सेम रेडियस, दैट इज द मीनिंग, यानी सेम रेडियस पे है, अलाइंड है एक साथ। दूसरा, कोलेटरल। कोलेटरल मतलब फ्लोएम इज प्रेजेंट आउटसाइड, ये हो गया इनर पार्ट, सेंट्रल पार्ट, और ये आउटर पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स। तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम। सो कोलेटरल का मीनिंग क्या हो गया, फ्लोएम इज प्रेजेंट आउटसाइड। एंड ओपन का मीनिंग आप समझते हो, यानी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। अंडरस्टूड द डिफरेंस डाइकॉट एंड मोनोकॉट? मैम यस, मोनोकॉट में रेडियल होगा ना सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम? आर यू श्योर रेडियल होगा मोनोकॉट में? यस मैम। रेडियल जो है दैट इज बच्चे मॉडिफिकेशन, मेजरली जो होगा डिफरेंसेस हम उसके बेसिस पे रखते हैं। जो आपका रेडियल की आप बात कर रहे हो ना, वो हम मॉडिफिकेशन देखते हैं इन वस्कुलर सिस्टम, ओके, जो कि आप कहीं कहीं देख पाओगे, इट इज नॉट कॉमन। ओके मैम। Okay. So now let's discuss about their examples. Dicot का example, at least 3 example फटाफट देने, सबको पता है डाइकॉट कौन कौन से। मैंगो। Okay, mango, good. Pear. Then bean, beans, okay. Pear.
Pear, okay. Pear means nashpati, you want to say? Yes, ma'am. Okay. Anything else? All the lentils, जितने भी lentils दाल जो आप खा रहे हो, gram. Someone said gram or something else. Yes, ma'am. Gram. Okay. Gram यानी चिकपीस बेसिकली. तो ये सब क्या हो गए आपके डाइकॉट. अब मोनोकॉट के एग्जांपल फटाफट आ जाने चाहिए. Banana. Orchids. Okay. Banana, someone said banana. Then Orchids. orchids, okay. Anything else? और जो रोज खाते हैं वो याद नहीं आ रहे. चलो बनाना तो रोज खाते हैं. राइस, मैम पता है अपना wheat. right? Rice and wheat. Then maize यानी your corn, they are also monocot. बाजरा, जवार, Jawar, bajra. right? Everything is बाजरा, monocot. Okay, आपके जितने भी grains है वो monocot है. And lentils जो है यानी जो दाल होती है that is dicot. ये एक common रखना. आपके घर में जितनी भी दाल है, lentils जिनको बोलते हैं, वो dicot होगी. और जितने भी grains हैं, okay, जो आप ज्यादा amount में जो heavy food होता है, that is monocot. Okay, everyone understood? ये हो गया आपका plant kingdom finish. मैम Yes. हाइपोकॉटिल और इपिकॉटिल का मतलब बताओ ना. Okay. अभी हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे तो इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में ही बताने वाली हूँ. ओके, तो क्या होगा कि हम उस टॉपिक के कंटिन्यूटी में ले जाएंगे. इज इट ओके? यस मैम. ओके, सो मैम यस, जो रेडिकल वाला पार्ट होता है वो हाइपो और जो प्लिमोल वाला पार्ट होता है वो ईपी होता है ना. करेक्ट. सो बेसिकली जो आपका डाइकॉट कंडीशन है ना, मींस मैं आपको अभी ब्रीफ कर देती हूँ. जो हमारा जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें मोस्टली हाइपोकोटाइल कंडीशन होता है. हाइपोकोटाइल कंडीशन मतलब कि जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है, जहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना है, वो कॉटिलिडन के नीचे प्रेजेंट है. समझ रहे हो? दैट इज हाइपोकोटाइल. कोटाइल मींस कॉटिलिडन और हाइपोकोटाइल मींस कॉटिलिडन के नीचे. मैम रिपीट करो एक बार. बेसिकली जो आपका एम्ब्रियोनिक पार्ट है यानी जहां पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, दैट डेवलपमेंट रीजन इज प्रेजेंट बिलो कॉटिलिडन. अगर वो कॉटिलिडन के नीचे प्रेजेंट हुआ, दैट इज हाइपोकोटाइल. अगर वही चीज कॉटिलिडन के ऊपर प्रेजेंट हुआ, दैट इज गोइंग टू बी एपिकोटाइल. ठीक है, बात समझ में आया? अभी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रीजन है इसको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस. ये इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, तब मैं आपको बेटर वे में समझाऊंगी जब हम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़ेंगे. मॉर्फोलॉजी में एक्चुअली हम सीड्स एंड फ्रूट्स को इन डिटेल पढ़ते हैं, तब मैं आपको बेटर वे में समझाऊंगी. क्योंकि थोड़ा थोड़ा वार्म अप आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज याद करवानी पड़ेंगी. ओके मैम. ओके, सो आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी? लेवल 1 अब खत्म हो जाना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि अब वेट करके कुछ मिलेगा. और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे देन आई विल डू अ क्विज सेशन जिसमें पूरा का पूरा प्लांट किंगडम हम रैप करेंगे. ओके, सो चलो बाकी जो सिन्नर के बच्चे हैं, आई थिंक आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो. आपकी नोटबुक्स और बाकी सारी चीजें प्रिपेयर रहनी चाहिए. लेट्स डिस्कस आपके टेस्ट से रिलेटेड कल हम डिस्कस करते हैं. ओके, एक्सक्यूज मी मैम. मैम हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी के नोट्स निकाले हैं, तो हमें बोर्ड के नोट्स अलग से निकालने की जरूरत है? अगर वो मैच हो रहे हैं, इफ यू थिंक कि वो सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए और बोर्ड के नोट्स से मैच हो रहे हैं, देन इट्स ओके. बट अगर कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी एंड बोर्ड के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े वैरी कर जाते हैं कंटेंट वाइज, तो कुछ कंटेंट्स के लिए आपको आई विल रिकमेंड कि उस पॉइंट पे प्लीज मेक द एक्स्ट्रा नोट्स, क्योंकि आपको रिविजन में वो हेल्प मिलेगी. एंड ट्राई टू मेक अ सेपरेट नोटबुक, तो उससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा विच वन इज विच पार्ट. ओके, क्योंकि आपके बोर्ड में कहीं कहीं कुछ चैप्टर्स थोड़े डिटेल में है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है. दैट इज द मैम. यस, संडे का पेपर आपने निकाला था?
नो मैंने नहीं निकाला था। आप लोगों का क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का आया था ना, मुझे अभी पता चला एक्चुअली, एंड नो वन इन्फॉर्म्ड मी एक्चुअली। आप लोगों ने भी नहीं इन्फॉर्म किया, किसी ने मुझे पूछा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई आई वाज शॉक्ड कि व्हाई इट हैपेंड, व्हाई सच काइंड ऑफ थिंग हैपेंड। चलो कल मैम मिलते हैं, टुमारो आई विल डिस्कस दिस। मैम उस इसमें बहुत से क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए। ओके, लेट्स डिस्कस इट। बच्चे, आपके ग्रुप में भी एक नंबर दिया गया था इमीडिएटली कि अगर कोई क्वेरी है आपके एग्जाम से पहले, सो प्लीज आस्क दैट। सो आपको उसी टाइम रिपोर्ट करना चाहिए था, एट द टाइम ऑफ एग्जाम ओनली, तो मे बी आपका क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाता। मैम पता ही नहीं था कि उस पे टेस्ट होने वाला है। नहीं हमें नहीं, लगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही टेस्ट होना था, आपका गलत क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ है, वो आपको इमीडिएटली बताना चाहिए था। दैट वाज द पॉइंट। वो शायद मैनेजमेंट की साइड से मिस्टेक हुआ होगा या जैसा भी है, वी विल डिस्कस इट, कल मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ओके ओके मैम। ओके, चलो देन बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम।